चलिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले अपना लेक्चर। आपको मैं बता दूं कि हम यहाँ पे देखो भैया, अभी आप जो पढ़ रहे होंगे तो मेनली अभी आप एसएससी जेई को टारगेट कर रहे होंगे, राइट? मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको करना क्या है, एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैं यहाँ पे स्टेट ए के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है? लगभग यहाँ पे 45 क्लास है ना, मैंने ले चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ स्टेट ए के क्वेश्चंस के बारे में। लगभग हजार क्वेश्चन से ऊपर, हजार क्वेश्चन से ऊपर डिस्कस हो चुके हैं। और आपका यदि मैं मिला दूं एसएससी जेई के प्री के क्वेश्चन, तो ऐसे 1500 क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको भाई जितने आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे रहोगे, तुम जितने क्वेश्चन से क्या फेमिलियर रहोगे, उतना अच्छा तुम अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, है ना? और स्टूडेंट आज की डेट में करता क्या है भाई, सब्जेक्ट उठा लिया, है ना, सब्जेक्ट उठा लिया, जबरदस्ती में पढ़े जा रहा है। वो एक फार्मूला पढ़ रहा है जो फार्मूला कभी नहीं आया, उसे याद करने की कोशिश में लगा हुआ है। और दूसरी चीज, उसी उसको याद करने की कोशिश में लगा हुआ है, जबकि वो आता नहीं। कई साल में एक बार पूछ लिया हो, है ना? और उस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका बनता भी नहीं है, और आप थक जाते हो। और उसके बाद में होता क्या है कि आप पढ़ाई छोड़ देते हो कि हमसे ना हो पाएगा, ठीक है? तो एक्चुअल में जो कंडीशन रहती है, आपके कहना चाहिए आपके पेपर की एक्चुअल में जो कंडीशन रहती है, वो कंडीशन को तो आप देख ही नहीं पा रहे हो। भाई सिंपल सी बात है ना यार। देखो, जब तक कि आप प्रीवियस ईयर नहीं लगाओगे, तब तक कि आपको आइडिया कैसे होगा, है ना? तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर लगाओ, और क्वेश्चंस आपको जैसे जैसे समझ में आना चालू हो जाएंगे, वैसे वैसे आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 25 तक के, 25 तक के हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो 26 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आपको पीछे जाके अब हमारी क्लास देख लेना है, जिससे कि आपका फायदा होने पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पे 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल क्या रहा है, जरा चेक करो। एक्सियल टेंशन, बेंडिंग टेंशन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको मिलानी है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो, हर चीज यहाँ पे आपको मिल चुकी है ना? चलिए, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल। चलिए, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या बोलता है। देखो, हाँ ये ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है ना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है आपका, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये इक्वल्स टू हो जाता है यहाँ पे सिंपल 0.40 F y, ठीक है? शियर स्ट्रेस यहाँ पे होता है कितना, 4, ठीक है? उसके बाद में चलते हैं क्या, इसके बाद में आपका हो जाता है एक्सियल टेंशन, ठीक है? एक्सियल एक्सियल टेंशन, राइट? एक्सियल टेंशन इक्वल्स टू हो जाता है यहाँ पे 0.6 F y, ठीक? उसके बाद में आपका बेंडिंग टेंशन, राइट? बेंडिंग टेंशन, ठीक है, इक्वल्स टू 0.66 F y, ठीक है? ये कहानी हो गई यहाँ तक। अब इसके बाद में चलो बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है? बियरिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया आपका 0.75 Fy, ठीक है? तो ये आपके यहाँ पे पूरे स्ट्रेस को हमने देख लिए, ठीक? तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो क्या हो जाएगा, 0.4, शियर 0.4 हो जाएगा, एक्सियल टेंशन आपका 0.6 हो जाएगा, ठीक है? और आपका जो बेंडिंग है वो कितना हो जाएगा, 0.66, और बियरिंग स्ट्रेस आपका 0.75, ठीक है? तो आपको याद कैसे रखना है, ठीक है? इसको याद कैसे रखोगे, ये भी तो टास्क है ना आपके पास कि भाई याद कैसे रहे, राइट? देखो, सबसे पहली चीज, एक्सियल एंड बेंडिंग, और दोनों टेंशन ही टेंशन है, ठीक है? क्या चीज, और ए और बी, मतलब एक्सियल एंड बेंडिंग, और दोनों है टेंशन, राइट? ठीक है? अब यहाँ पे देखो 0.6 इसमें और इसमें 0.66, बस यही कहानी थी।
अब बच गया कौन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस। तो जब भी बियरिंग स्ट्रेस की बात आती है तो हमेशा चीजें ज्यादा हो जाती है, बियर है ना, बियर करवाना है उसे, तो यहाँ पे 0.75 FY हो जाएगा। और शियर स्ट्रेस में आपका सिंपल कितना हो जाएगा, 0.4। शियर में सबसे कम होता है मतलब 0.4 होता है, शियर में 4, शियर 4 ऐसे याद रख लो, शियर 4 और बियरिंग में आपका 0.75। ठीक है, चलिए तो याद हो जाएगा आई होप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 चेक करो क्या बोल रहा है, राइट। देखो फॉर, राइट, फॉर आई बीम द शेप फैक्टर इज 1.12, the shape factor is 1.12, the factor of safety in bending is 1.5। ठीक है, if the available stress is increased by 20% for the wind and earthquakes, right, then the load factors is, देखो विंड एंड अर्थक्वेक है ना, विंड एंड अर्थक्वेक के लिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन नंबर 27 में, समझ रहे हो बात को, तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे 1.40, राइट, 1.40। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 1.4 हो जाएगा इसका, राइट। अब यहाँ पे देखो कि कहानी कैसे कैसे हुई और 1.4 कैसे आया। ठीक है, समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करके थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, राइट। देखो लोड फैक्टर एक्चुअली में होता क्या है, लोड फैक्टर होता क्या है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैं चेक करके बता देता हूँ जल्दी से। देखो क्या है कि यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, देखो लोड फैक्टर, ठीक है, लोड फैक्टर बराबर होता क्या है, पहली चीज देखो लोड फैक्टर है ना, लोड फैक्टर इक्वल्स टू आपका होता है कोलैप्स लोड। ठीक है, कोलैप्स लोड डिवाइड में आपका वर्किंग लोड, राइट, कोलैप्स लोड डिवाइड में आपका वर्किंग लोड, राइट, ये चीज हो जाता है। तो इसको करने के लिए आपका क्या हो जाएगा, देखो कोलैप्स लोड किसको बोलते हैं, MP, राइट। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, सिग्मा P मतलब परमिशिबल मल्टीप्लाई में ZE। ठीक है, ये चीज, ठीक है, तो ZE आपका सेक्शनल मॉडुलस है ना, ये चीज तो पता ही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो तो यहाँ पे MP डिवाइडेड बाय FY डिवाइडेड बाय FOS, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ZE, राइट, और यहाँ पे देखो FY ZP डिवाइड में आपका FY FOS, राइट, मल्टीप्लाई में आपका ZE। ठीक है, ये आपकी कहानी हो गई। अब यहाँ से आपकी चीजें क्या हो जाएगी, ठीक है, देखो MP को हमने क्या कर दिया, FY इंटू ZP कर दिए, और यहाँ पे ये सारी बात हो गई। ठीक है, इक्वल में आपका हो जाएगा यहाँ पे FOS मल्टीप्लाई शेप फैक्टर, ठीक है, FOS, ठीक है, FOS इंटू शेप फैक्टर, राइट, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे चेक करना शेप फैक्टर फॉर आई बीम, शेप फैक्टर फॉर आई बीम, तो इसके लिए आई सेक्शन के लिए आपका शेप फैक्टर हो जाता है कितना, 1.2। ठीक है, शेप फैक्टर फॉर आई है ना, तो 1.2, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS हो जाता है 1.5, राइट, ये चीज ध्यान देना है। शेप फैक्टर आपका 1.2 एंड FOS आपका 1.5, ये आपकी दो चीज हो गई। अब इसके बाद में ये बोल क्या रहा है, जरा चेक करो, क्या बोल रहा है कि ये 20% अलाउेबल स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड। ठीक है, अलाउेबल स्ट्रेस जो है आपका 20% इंक्रीज कर गया, तो आपका सिंपल लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है, लोड फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, FOS मल्टीप्लाई शेप फैक्टर डिवाइड में आपका 1.2, 20% इंक्रीज करने का मतलब आपका क्या हो गया, 1.2। ठीक है, चलिए बस FOS और सारी वैल्यू रख देना है, तो 1.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1.12 हो जाएगा, डिवाइड में 1.2,
अल्टीमेट इक्वल्स टू आपका 1.4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, राइट। ये चीज आपको करनी थी, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में क्या बोल रहा है, द चैनल, ठीक है, द चैनल और एंगल्स इन द कंप्रेशन कॉर्ड, ठीक है, द चैनल्स और एंगल्स इन द कंप्रेशन कॉर्ड ऑफ द स्टील ट्रस गर्डर ब्रिजेस आर टर्न आउटवर्ड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज, ठीक है, आउटवर्ड टू ऑर्डर इंक्रीज। अच्छा क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक्चुअली में। पहली चीज तो इसका आपका आंसर सिंपल हो जाएगा, क्या, देखो, द चैनल्स और एंगल्स इन द कंप्रेशन कॉर्ड of the steel truss girder bridges are turned outward in order to increase, आपका आंसर हो जाएगा इसमें 28 में सिंपली रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखो सेक्शन मॉडुलस नहीं होगा, एक चीज याद रखना, सेक्शन मॉडुलस यहाँ पे नहीं होगा, राइट, आपका रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इन कंप्रेशन मेंबर्स, ठीक है, इन कंप्रेशन मेंबर्स और मेन एम इज टू रिड्यूस सिलेंडरनेस रेशियो टू मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, ठीक है। फॉर दिस वी विल नीड अ लार्ज रेडियस ऑफ गायरेशन इफ द चैनल और एंगल्स इन कंप्रेशन आर टर्न आउटवर्ड, द मास इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स, ठीक है, मास इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीजेस फॉर सेम मास एंड एरियाज, ठीक है। ये आपकी कहानी यहां तक हो गई, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखो सिंपल है, ठीक है, देखना है मैच, ठीक है, लिस्ट फर्स्ट, मतलब फर्स्ट लिस्ट में आपका डिफ्लेक्शन दिया है और लिस्ट सेकंड में एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, फॉर डिफ्लेक्शन इन डिफरेंट टाइप ऑफ बीम्स ऑफ स्पान एल, ठीक है, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। सेंट्रल डिफ्लेक्शन इज अ फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस फार्मूले याद रखना है, ठीक है। देखो सेंट्रल डिफ्लेक्शन इज फिक्स्ड, मतलब पहला आपका इस तरीके से है, मैं यहाँ पे छोटे इसमें बना देता हूँ, ठीक है, फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इस केस में आपको क्या बताना है, आपको एक तो डिफ्लेक्शन बताना है, ठीक है, डिफ्लेक्शन बताना है सेंट्रल में। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका यूं ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा आपका डिफ्लेक्शन हो जाएगा, राइट। तो ये डेल वन यहाँ से बताना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बोल रहा है सेंट्रल डिफ्लेक्शन इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सिंपली सपोर्टेड बीम है इस तरीके से, राइट, यूडीएल है आपका यहाँ पे और आपको डिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका फार्मूला आपको डिफ्लेक्शन का बताना है। नेक्स्ट देखो सेंट्रल डिफ्लेक्शन इज सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्ट टू कंसंट्रेटेड लोड एट मिड स्पान, यहाँ पे सिंपल आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट आपका डिफ्लेक्शन एट अ फ्री ऑफ कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है, एट अ फ्री एंड। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है और इस तरीके से आपका यहाँ पे लोड लगा है। बस आपको यहाँ पे सारी क्या बताना है, आपको सारी चीज बता देना है, क्या कि कितना यहाँ पे किस किस तरीके से लोड आएगा, मतलब डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, इसकी कैंटिलीवर की। तो कैंटिलीवर में आपका सिंपल क्या हो जाएगा, WL³/3EI, ठीक है, WL³/3EI हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली याद रखते हुए चलना है, डिफ्लेक्शन की बात चल रही है तो WL³/3EI कैंटिलीवर के केस में। नेक्स्ट आपका इसके लिए कितना हो जाएगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका WL³/48EI, राइट, WL³/48EI। ये चीज सभी याद रखते हुए चलना है, राइट। चलो नेक्स्ट आपका यहाँ पे जबकि यूडीएल के लिए आपका सिंपल हो जाएगा कितना, 5/384 WL⁴ डिवाइड में EI, ठीक है। और इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला आपका क्या हो जाएगा,
इसका भी फार्मूला सिंपल है, WL³ बाय 384 ही होता है, 384 ही होता है, और EI होता है, राइट। बस यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं होता, ऊपर में कुछ नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फार्मूलेस याद रख लेना है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन में ये फार्मूले पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो सिंपल आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 29 का आपका D, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते, 4 3 2 1 जस्ट उल्टे क्रम में आपका चल रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखो, इन अ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन, इन अ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंटरफेस स्लीपिंग इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग शियर कनेक्टर्स, ठीक है। इंटरफेस स्लीपिंग इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग शियर कनेक्टर, ठीक है। डिफरेंशियल कंपोजिट कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है। डिफरेंशियल श्रिंकेज इज ओवरकम बाय यूजिंग द सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर बोथ द कंपोनेंट्स, ठीक है। प्रीकास्ट मेंबर इज ऑलवेज डिजाइन टू carry the weight of in situ concrete without props, ठीक है। द in situ concrete cannot be pre-stressed। चलिए तो यहाँ पे आपको आंसर बताना करेक्ट वाला, राइट। मतलब कंपोजिट कंस्ट्रक्शन में आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो 30 का आपका सिंपल है, ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो जो शियर स्लिपिंग को रोकता है शियर कनेक्टर, ठीक है, सिंपल बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे चेक करना क्या बोल रहा है, फॉर स्टैंडर्ड 45 डिग्री फ्लैट वेल्ड द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट थ्रोट थिकनेस इज, इसका सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2:1, ठीक है, √2:1, ये चीज याद रखना है। इसको याद करने का सिंपल तरीका मैं एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। आपका cos या sin 45 का मान वैल्यू कितनी होती है जरा बताइए। तो यहाँ पे आपका 1/√2, देखो sin 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√2 होती है, 1/√2। बट यहाँ पे करना क्या है, √2:1, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1/√2 होती है, 1:√2 होना चाहिए, बट इसको अपोजिट कर देना है, ठीक है। ऐसे याद रखते हुए चलो, जिससे कि आपकी क्या है चीजें याद रहने पाए। तो ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड है ना, तो आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, 32, इन अ PERT एनालिसिस, ठीक है, द टाइम एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, टाइम एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस फॉलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, राइट। देखो PERT जो है, PERT है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, PERT एनालिसिस में। तो आपका सिंपल यहाँ पे हो क्या जाएगा, चेक करो, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ठीक है। PERT जो है आपका, PERT एक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है कौन, PERT। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो P आ रहा है, P में जस्ट ऐसा लगा दो, P आ रहा है, P में जस्ट ऐसा लगा दो, तो क्या बन गया, एक बीटा बन गया। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को यहाँ पे फॉलो करता है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसका आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 में चेक करिए क्या बोल रहा है, इफ द ऑप्टिमिस्टिक टाइम मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम आर एक्टिविटी AR, ठीक है, ये आपको सारी कहानी देख रखा है, रिस्पेक्टिवली एंड फॉर एक्टिविटी B 5 दिस, ठीक है, ये सारी कहानी देख रखा है, ठीक है। अब यहाँ बताना ये है कि एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्टिविटी A इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्टिविटी B। तो बस यहाँ पे सॉल्व करना है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या है फार्मूला, सिंपल है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 4, देखो 4, ठीक है, +6 +8 कर देना है, ठीक है, ये चीज कर देना है, और डिवाइड में आपको कर देना है क्या, सिंपल 6, राइट, ये चीज कर देना है, और मल्टीप्लाई में आपको कर देना है क्या, 4। बस ये चीज करना था, मैंने आपको बताया था। सारी जो कहानी है उसको जैसे कि तैसा लिख देना है, बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है,
पेसिमेट्रिक टाइम के साथ ठीक है, यहाँ पे आपका इसके बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है चीजें आपके यहाँ पे। तो इससे निकल कर आ जाएगा कितना, 6, इससे निकल कर आएगा 6, और उसी तरह यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5.5 प्लस आपका कितना दिया हुआ है, 9, राइट, डिवाइड में फिर से 6, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 4। तो यहाँ की वैल्यू आपकी निकल कर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर भी 6 निकल कर आएगी, राइट। अब दोनों तो बराबर हो गए, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ बोथ एक्टिविटीज ए एंड बी आर सेम। ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। चलो, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए क्या बोल रहा है। ठीक है, द रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली रिजल्ट्स, ठीक है, द रिडक्शन इन अ प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली रिजल्ट्स, ठीक है। और उसके बाद में देखो, रिडक्शन इन अ प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली, तो क्या हो जाएगा, चेक करिए यहाँ पे आंसर, डिक्रीज इन द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इंक्रीज इन द इनडायरेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रिपीटेड क्वेश्चन किनको ना अच्छे से देखना है, राइट। तो इसमें आंसर आपका सिंपल क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होती है, ठीक है, जब भी आपका क्या होता है कि, जो समझ रहे हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है डिक्रीज हो जाएगी, और आपकी इन सॉरी मतलब हाँ, डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी डिक्रीज हो जाती है। चलिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है, और ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट वाला है ना। चलिए, तो 35 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, मोबिलाइजेशन एडवांस अप टू सर्टेन परसेंटेज, ठीक है, मोबिलाइजेशन एडवांस अप टू सर्टेन परसेंटेज, तो इसका ऑफ कास्ट ऑफ वर्क इज गिवन टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, मोबिलाइजेशन एडवांस अप टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क इज गिवन टू अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो, इस आपका ना जो सीपीएम पार्ट है, सीपीएम पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, तो आपको इन सारी चीज को ध्यान देते हुए चलना है, राइट। सभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ना, किसी से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, नो डाउट, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। चलो, तो यहाँ पे चेक करना है आपको, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, 35 का आपका सिंपली, ठीक है, 35 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द वर्क एट साइट, है ना, ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फाइनलाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द वर्क एट साइट ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, ये आपकी यहाँ पे कहानी बन गई, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखो, कॉस्ट बेनिफिट स्टडीज आर इजेंशियल टू, ठीक है। देखो, कॉस्ट बेनिफिट स्टडीज आर इजेंशियल टू, देखो, एसेस, है ना, एसेस द टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क, कॉस्ट बेनिफिट स्टडीज आर इजेंशियल टू, राइट, एसेस द टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क, assertion the relevant स्केलेशन इन प्राइस, ठीक है। तो आपका कास्ट बेनिफिट स्टडी जो है वो क्यों एजेंशियल होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल है, 36 का आपका यहाँ पे आंसर देखो, डी, है ना, इवेल्युएट द विएबिलिटी एंड वर्थ, ठीक है, वर्थ विलनेस ऑफ टेकिंग अप टू द प्रोजेक्ट, ठीक है, अप टू द प्रोजेक्ट, ये आपकी यहाँ तक बात है, राइट, समझ आ रही है बात। इवेल्युएट द विएबिलिटी, इवेल्युएट द विएबिलिटी एंड वर्थ विलनेस ऑफ टेकिंग अप, ठीक है, ऑफ टेकिंग अप द प्रोजेक्ट, ये आपका यहाँ पे सिंपली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कॉस्ट बेनिफिट स्टडीज आर एजेंशियल टू इवेल्युएट, ठीक है, इवेल्युएट द
विएबिलिटी एंड वर्थविलनेस ऑफ टेकिंग अप द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे कहानी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। इफ द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज 10 days विथ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 days, ठीक है, द एंटिसिपेटेड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विथ 99.9% प्रोबेबिलिटी इज। तो इसका आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, 37 को आपको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए सिंपल आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो देके रखा है आपको 10 days, राइट। 10 days आपको ये चीज देके रखा है। सिग्मा की वैल्यू देके रखी है आपकी 2 days, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू 2 days देके रखी है, ठीक है, फॉर अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 99.9%, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा 99.9%, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। बात सही है ना, जेड की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। एंटीसिपेटेड टाइम की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टीई, ठीक है, प्लस जेड सिग्मा, ठीक है, टीई प्लस जेड सिग्मा इक्वल्स टू, देखो ये चीज याद रखना है, एंटीसिपेटेड टाइम सॉरी, एंटीसिपेटेड टाइम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे टीई प्लस जेड सिग्मा, टीई प्लस जेड सिग्मा, राइट। तो यहाँ पे 10 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू आंसर आ गया 16 days, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, एंटीसिपेटेड टाइम, ठीक है, एंटीसिपेटेड टाइम जो है आपका इस तरीके से निकाला जाता है, क्या टीई प्लस जेड सिग्मा करके यहाँ पे निकाला जाता है। तो ऐसी चीजों को ध्यान रखना है आपको। तो वही है ना, जितने बार रिपीट होएगी चीजें उतने बार आपको याद रहेगा भाई। और आप तो क्या है, पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, है ना, प्रीवियस ईयर लगाओगे नहीं, है ना, तो कहाँ से आपको चीजें पता चलेगी और ध्यान रहेगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, यूजुअल नोटेशन कैपिटल रिकवरी फैक्टर, कैपिटल रिकवरी फैक्टर आपको बताना है, CRF यहाँ पे बताना है, CRF आपको बताना है, राइट। इसका आंसर आपका सिंपल 38 में हो क्या जाएगा, सिंपल है ये तो बच्चे बच्चे के मुंह पे ये चीज रहना चाहिए, राइट। तो इसका आपका क्या हो जाता है, देखो A/P फैक्टर है ना, कैपिटल रिकवरी फैक्टर, ठीक है, CRF, तो इसका हो जाएगा I 1 प्लस I की पावर n और डिवाइड में 1 प्लस I की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये चीज। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे A, राइट, इसका आंसर आपका हो गया A, CRF, ठीक है, ये चीज हो गई। बात समझ आ रही है, ये हो गया CRF की वैल्यू ये। तो CRF में यदि याद रखो, CRF आपका सिंपली ये चीज होता है, राइट, जिसमें नीचे में और ऊपर में थोड़ी सी अधिक टर्म्स आए तो वही आपका CRF हो जाएगा। या इसको याद करने का तरीका मैं एक चीज बता देता हूँ सिंपल, राइट। देखो 1 प्लस I की पावर n और नीचे में भी 1 प्लस I की पावर n, दो चीज आ गई, मल्टीप्लाई में I और माइनस में यहाँ पे 1, यही हो गया आपका CRF, ठीक। चलिए तो ये सारी चीजें ना याद रहनी चाहिए, और जब ये याद कब रहेगी, आपको अच्छे से पढ़े रहोगे तब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द बर्स्ट इवेंट इज रिप्रेजेंटेड, ये क्वेश्चन आपका क्या जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। तो इसका क्वेश्चन सिंपली आंसर हो जाएगा इसका 39 का बी, बर्स्ट, है ना, ये है मर्ज और ये है बर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ फास्टनर, ठीक है, फास्टनर का यहाँ पे फंक्शन कौन सा नहीं है वो चीज यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो टू होल्ड रेल्स इन अ प्रॉपर पोजिशन, राइट, फास्टनर का फंक्शन बोल रहा है, ठीक है, फंक्शन ऑफ फास्टनर, ठीक है। टू होल्ड रेल्स इन अ प्रॉपर पोजिशंस, ठीक है, टू ज्वाइन रेल विथ स्लीपर्स, टू ज्वाइन रेल विथ स्लीपर्स, ठीक है, टू ज्वाइन एडजेसेंट रेल, टू ज्वाइन स्लीपर विथ बालास्ट, स्लीपर विथ बालास्ट, ये कौन सी बात हो गई भाई,
स्लीपर विथ बालास्ट, तो यहाँ पे 40 का डी आपका आंसर हो जाएगा, राइट। यार स्लीपर कोई बालास्ट से जुड़ी हुई नहीं रहती है ना, ये चीज याद रखना, ठीक है। हाँ, हर चीज बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो चीज किसी ना किसी से जुड़ी रहती है और उसको फास्टनिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जियोमेट्रिक डिजाइन के बारे में पूछ रहा है। जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ अ हाईवे इंक्लूड्स, ठीक है, इंक्लूड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, देखो, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, आर्बरी कल्चर एंड क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो देखो जियोमेट्रिक डिजाइन जो है आपकी वो किस किस पे यहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका सिंपल है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 41 का सिंपली हो जाएगा बी, 1 2 4, ठीक है। आर्बरी कल्चर जो है ये पता नहीं भाई कौन सा कल्चर है, तो है ना, ये आर्बरी कल्चर यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, राइट। तो इसका आंसर बी, 1 2 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ऑन अ सर्कुलर कर्व द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन इज ई, है ना, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन इज ई while negotiating the curve, while negotiating the curve, vehicle comes a stop, vehicle comes a stop, it was observed that the stopped vehicle is sliding inwards, ठीक है, sliding inwards in radial direction if the coefficient of friction is f, which of the following is true, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है, ठीक है, कौन अधिक रहना चाहिए, कौन आपका कम रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका सिंपल है, 42 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। सुपर एलिवेशन ई इज ग्रेटर देन एफ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। चलो ये चीज आपकी कहानी ये होनी चाहिए, राइट। इसको यदि मैं यहाँ पे चेक करूँ, इसको बताऊं तो होता क्या है, देखो, डब्ल्यू साइन थीटा इज ग्रेटर देन एफ डब्ल्यू कॉस थीटा, ठीक है, ये चीज हो जाता है। यहाँ से टेन थीटा, ठीक है, इज ग्रेटर देन एफ और ई थीटा इज ग्रेटर देन एफ, ये सारी यहाँ से बात निकल कर आ जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 रनवेज, 3 रनवेज हैं आपके, राइट, आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, ये बनाए गए हैं एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। एन एंगल 260 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ, विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। अ पायलट, ठीक है, इज लैंडिंग फ्रॉम ईस्ट साइड, पायलट लैंडिंग फ्रॉम ईस्ट साइड, क्वेश्चन आपका अच्छा है ना, क्वेश्चन आपका अच्छा है, ठीक है। लैंडिंग ईस्ट, देखो, लैंडिंग फ्रॉम ईस्ट साइड while heading west, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स रनवे डिजिग्नेशन एज सीन बाय पायलट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट टू राइट मोस्ट। तो इसको यहाँ पे चेक करने के लिए आपका किस तरीके से ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है आपका, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो इस तरीके से आपकी यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आपका ये बना हुआ है और आपके इस तरीके से तीन आपके मतलब जो है एयरक्राफ्ट, वो आपके 3 रनवेज, ठीक है, 3 रनवेज हैं इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। ये देखो इस तरीके से आपका बना हुआ है, इस तरीके से फिर बना हुआ है, इस तरीके से ये बना हुआ है, राइट, ये चीज। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये कितनी डिग्री पे है, 260 डिग्री, राइट, 260 डिग्री, और एयरक्राफ्ट आपका इस तरीके से इधर से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे ईस्ट, ठीक है, ईस्ट, और ये इधर वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा यहाँ पे सही ढंग सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, राइट। 26R, 26R, 26C और यहाँ पे 26L,
ये चीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या बोल रहा है चेक करो। स्ट्रिपिंग ऑफ एस्फाल्ट, स्ट्रिपिंग ऑफ एस्फाल्ट प्योमेंट इज प्राइमरीली ड्यू टू, इज प्राइमरीली ड्यू टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 44 का। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, चेंज चेक करो, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंपल देखो, एक्सेसिव एस्फाल्ट कंटेंट इन मिक्सचर, मॉइस्चर डैमेज, फटीग डैमेज, यूज ऑफ लेस टफर एग्रीगेट, ठीक है। देखो सिंपल है आपका, तो स्ट्रिपिंग ऑफ एस्फाल्ट, ठीक है, स्ट्रिपिंग ऑफ एस्फाल्ट मतलब समझ रहे हो कि आपका जो एस्फाल्ट, जो जैसे कि आपकी रोड रहती है ना, रोड रहती है ना, आप देखे ही तो हो रोड, है ना, जिससे आप गाड़ी चलाते हो, हाँ वही चीज। तो उसमें आपका इसका सिंपल हो जाएगा मॉइस्चर डैमेज, ठीक है। जब भी मॉइस्चर डैमेज वाली कहानी बनेगी तो आपका स्ट्रिपिंग ऑफ एस्फाल्ट हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिपिंग ऑफ एस्फाल्ट हो जाएगा, समझ में आ रही बात। देखो क्या होता है, द टर्म स्ट्रिपिंग इज अप्लाइड टू हॉट मिक्स, ठीक, इज अप्लाइड टू हॉट मिक्स एस्फाल्ट, राइट, HMA हॉट मिक्स, ठीक है, एस्फाल्ट, राइट। तो मिक्सचर्स दैट एग्जिबिट सेपरेशन, दैट मिक्स, ठीक है, एग्जिबिट सेपरेशन ऑफ एस्फाल्ट बाइंडर फिल्म फ्रॉम एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट सरफेस ड्यू टू प्राइमरीली टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड और मॉइस्चर वेपर, ठीक है। ये सारी कहानी आपकी यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका क्या है चेक करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 45, डोवेल बार्स, ठीक है, डोवेल बार्स इन कंक्रीट प्योमेंट, ठीक है, डोवेल बार्स इन कंक्रीट प्योमेंट, राइट, प्लेस, ठीक है, डोवेल बार जो है हम प्लेस करते हैं कंक्रीट प्योमेंट में, वो किस तरीके से प्लेस करते हैं, ठीक है, एलॉन्ग 45 डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, 45 डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, एलॉन्ग 45 डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, उसके बाद में परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, या फिर एलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सही बात है ना, एलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। क्योंकि देखो आपका इस तरीके से पैनल लगे होते हैं, है ना, इस तरीके से आपके पैनल लगे हुए होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं इस तरीके से, 1 मिनट यार, ये डायग्राम भी ना, ये देखो इस तरीके से आपके पैनल लगे हुए होते हैं यहाँ पे, सिंपल इस तरीके से आपने देखे होंगे, बीच में आपके ज्वाइंट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड इस तरीके से आपकी डुअल बार को हम ऐड करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपके जो ट्रैफिक है ये इस तरीके से मूव करती है। अब कई लड़के लोग, कई बच्चे लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यार साल यहाँ तो बार लगी हुई है और हमारी ट्रैफिक कैसे जाएगी यहाँ से, और ये तो इतना बड़ा यहाँ पे गैप है। मेरे भाई ये यहाँ पे आपको दिखाने के लिए सिर्फ दिखाया गया है, हालांकि इतना बड़ा गैप नहीं होता है और बार अंदर होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, 46, राइट, 46 चेक करो। द नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, ठीक है, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स एट एन इंटरसेक्शन ऑफ टू लेन नेशनल हाईवेज, ठीक है, टू लेन नेशनल हाईवेज, अनदर टू लेन नेशनल हाईवेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, सिंपल, इसमें आपके देखो सी 24, सबसे यहाँ पे 24 हो जाता है। टू लेन नेशनल हाईवेज की बात चल रही है, राइट, टू लेन की बात, मतलब इस तरीके से आपका कुछ इस तरीके से, हमने इसके बारे में ना लेक्चर ले चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बता चुके हैं कि किस तरीके से आपकी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं और किस तरीके से आपको वहां पे पता, मतलब किस तरीके से इसको आप पता कर पाते हो, ठीक है। तो इसमें माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये सारी आपकी यहाँ पे चीजें होती है। तो खैर अभी तो हम इसको नहीं बताएंगे, फिर अच्छे से इसको लेक्चर में जब हाईवे का लेक्चर डिस्कस करेंगे उसी में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की जरा बात यहाँ पे देखिए, द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन अ नेशनल हाईवेज इन अ प्लेन टेरेन, ठीक है,
इन प्लेन टेरेन एज पर IRC रिकमेंडेशन, एज पर IRC रिकमेंडेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में चेक करो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट। देखो, द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन अ नेशनल हाईवे, ठीक है, ऑन अ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन एज पर IRC रिकमेंडेशन, ठीक है। देखो, ठीक है, यहाँ पर नेशनल हाईवे में आपको बताना है प्लेन टेरेन के लिए, नेशनल हाईवे में प्लेन टेरेन के लिए रूलिंग स्पीड आपको बतानी है कितनी रहती है, ठीक है। तो इसका सिंपल है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल 47 का, राइट, 47 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन अ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन। बात समझ आ रही है। आप जनरली नेशनल हाईवे पे तो गए ही होंगे, प्लेन टेरेन भी रहता है वहां पे, है ना। तो वहां पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी चल सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो प्लेन में 100, रूलिंग में आपका 80, और आपका हिली में 65 और स्टीप में 40 किलोमीटर। तो 100 तक ही आपका नेशनल हाईवे की डिजाइन स्पीड रहती है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रैपिड क्यूरिंग आउटबेक, सॉरी, रैपिड क्यूरिंग कटबेक, ठीक है, रैपिड क्यूरिंग कटबेक बिटुमिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लेंडिंग बिटुमिन विथ, ठीक है, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, इसका आंसर आपका सिंपली 48 का आपका हो जाएगा यहाँ पे ए, पेट्रोल, ठीक है। रैपिड क्यूरिंग कटबैक बिटुमिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लेंडिंग बिटुमिन विथ पेट्रोल, ठीक है। स्लो क्यूरिंग लिक्विड between materials can be prepared by blending bitumen with an only petroleum fraction, ठीक है। मीडियम क्यूरिंग आर अ ठीक है, मीडियम क्यूरिंग आर अ ब्लेंड ऑफ बिटुमिन विथ लाइटर हाइड्रोकार्बन्स सच एज केरोसिन, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है रैपिड क्यूरिंग, ठीक है, रिपीट क्यूरिंग मतलब प्रोडक्ट्स आर प्रिपेयर्ड विथ अ लाइट, ठीक है। ये सारी कहानी है आपकी, तो इसको आपको ध्यान रखना है, पेट्रोल के साथ में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, पेनिट्रेशन टेस्ट, मार्शल टेस्ट, रिंग एंड बॉल टेस्ट एंड बेंकलमैन बीम मेथड, ठीक है, बीम टेस्ट, ठीक है। तो पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है ये किसके लिए किया जाता है, ठीक है। देखो, डिटरमाइन ऑफ सॉफ्टनिंग पॉइंट, ठीक है, ग्रेडेशन ऑफ एस्फाल्ट सीमेंट एंड डिजाइन एंड बिटुमिनस कंक्रीट मिक्स, ठीक है। तो पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है आपका, पेनिट्रेशन टेस्ट आपका जो होता है ये आपका किस लिए यूज करते हो, राइट। तो 49 का आपका क्या हो जाएगा, देखो, बेंकलमैन बीम जो टेस्ट है ये आपका किया जाता है ओवरले डिजाइन के लिए, ठीक है, ओवरले डिजाइन के लिए बेंकलमैन बीम टेस्ट किया जाता है, ठीक है, ओवरले डिजाइन। तो आपका डी का हो जाएगा सिंपली फर्स्ट। ऐसा कहाँ मिल रहा है, ये आपके 3 में मिल रहा है, ठीक है, आपके 3 में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। अब चेक करो कि आगे आगे क्या होता है। देखो, सी मार्शल टेस्ट जो है, सी का आपका यहाँ पे चेक करो, सी, ठीक है, सी का रिंग एंड बॉल टेस्ट, ठीक है, रिंग एंड बॉल टेस्ट को चेक करो, ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है। तो रिंग एंड बॉल टेस्ट आपका देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉफ्टनिंग पॉइंट, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, राइट। रिंग और बॉल टेस्ट हम यूज करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए, ठीक है, सॉफ्टनिंग पॉइंट। तो आपका यहाँ पे ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया, ये गलत, ये कट गया, ठीक है। अब बच गए आपका बी का, देखो, मार्शल टेस्ट का तीसरा, ठीक है, ग्रेडेशन ऑफ एस्फाल्ट सीमेंट, मार्शल टेस्ट नहीं, चौथा देखो,
मार्शल टेस्ट का चौथा, डिजाइन ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट मिक्स, ठीक है, तो ये ठीक है, मार्शल टेस्ट आपका चौथा हो जाएगा ये। और यहाँ पे जो ए है पेनिट्रेशन टेस्ट का तीसरा, ग्रेडेशन ऑफ एस्फाल्ट सीमेंट, ठीक है, इस तरीके से आपका डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर वेरिएशन अफेक्ट द, टेम्परेचर वेरिएशन affect the biological activity of bacteria in sewage, ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन अफेक्ट द, टेम्परेचर वेरिएशन अफेक्ट द, राइट, तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर वेरिएशन अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ बैक्टीरिया इन सीवेज, विस्कोसिटी ऑफ अ सीवेज, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सीवेज, और ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो 50 का आपका सिंपल 50 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, राइट, 50 का आपका डी हो जाएगा। चलिए तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि हमारा 45 मिनट्स वैसे ही हो चुका है, ठीक है, और 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसके बाद में हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, हमारे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर भी करते जाइए, वीडियो को शेयर करते जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।